नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि की खबरों के साथ। वहीं यूसीसी कानून पर देश की राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है, जिसके बाद उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है जिसमें यूसीसी लागू हो जाएगा। प्रदेश बीजेपी पार्टी के नेताओं ने इसका श्रेय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प को दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैसोला ने यूसीसी लागू होने पर इसे प्रदेश का गौरव बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का इतिहास एक कानून की राह में आगे बढ़ रहा है। सभी जाति, धर्मों और वर्गों को एक कानून में एक समान अधिकार मिलेगा। आपको बता दें कि 7 फरवरी को यूसीसी कानून विधानसभा से पारित हुआ था, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद राज्य सरकार द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसके बाद प्रदेश की जनता को यूसीसी कानून का पालन करना होगा। आज का दिन हमारे उत्तराखंड प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत सार्थक दिन है कि जिस यूसीसी को लेकर विभिन्न कई महीनों से पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी टीम इतनी कड़ी मेहनत कर रही थी। लोगों के बीच में, लाखों लोगों के बीच में जाकर राय एकत्रित हो रही थी। एक उसमें कमेटी भी बनी, कमेटी भी राय एकत्रित कर रही थी। तो लाखों लाख लोगों की जन भागीदारी से यह कानून विधानसभा से पारित हुआ और महामहिम राष्ट्रपति जी से आज इसमें साइन होने के समाचार मिल रहे हैं। तो इसका पूरा श्रेय पुष्कर सिंह धामी जी को जाता है। यूसीसी को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज़ हो गई है। यूसीसी की जो ड्राफ्ट है उस पर राष्ट्रपति ने अपने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये माना जा रहा है जब नियमावली तैयार हो जाएगी तो उसके बाद ये पूरे प्रदेश भर में लागू हो जाएगा और उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा जिसमें यूसीसी लागू होगा। समान अधिकार और साथ साथ महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये यूसीसी लाया गया है, ताकि जो प्रदेश के सभी धर्म है, जाति है और वर्ग है, उन्हें एक समान अधिकार मिले जाए और साथ साथ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को भी जो उत्तराधिकारी में या प्रॉपर्टीज़ में पूरा अधिकार दिया जाए। तो इसी के तहत यूसीसी लाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं उनका अभिनंदन किया है और साथ साथ प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया है और उनको भी बधाई दी है कि यूसीसी जल्द यहाँ पर लागू होगा। ये माना जा रहा है कि आचार संहिता से पहले ही जो नियमावली है वो राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी और इसके बाद जो यूसीसी है वो प्रदेश की जनता को मानना होगा, इसके कानून मानने होंगे और साथ साथ अगर आप लिव इन रिलेशनशिप जैसे और एक ही शादी करने के जैसे इसमें लॉ है तो ये सब आपको मानना होगा और इसी के तहत जो सरकार है वो या फिर कानून प्रणाली है उत्तराखंड की वो चलती हुई नजर आएगी। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। यूसीसी को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का धन्यवाद किया है और कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने जो जनता से वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद उत्तराखंड में महिलाओं को सुरक्षा और बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा। काम है और देश को लंबे समय से इसकी ज़रूरत थी। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वो सारे काम हो रहे हैं जिसको देश में लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी, लोगों की ज़रूरतें थी, वो सब काम हो रहे हैं। चाहे धारा 370 समाप्त हो, अभी 2 दिन पहले सीए देश के अंदर लागू हुआ है, भगवान राम का मंदिर बना है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू। वहीं देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, कल धामी मंत्रिमंडल की अहम बैठक होगी। कल शाम 5 बजे कैबिनेट बैठक होगी। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल धामी मंत्रिमंडल की बैठक होगी। कल शाम 5 बजे कैबिनेट बैठक होगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में यह बैठक होगी। बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कल शाम 5 बजे धामी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। तमाम कैबिनेट मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे।
खबर हरिद्वार से, जहां पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम में बीजेपी नेता बिखर गए। जिला प्रशासन के द्वारा बीजेपी के जिला अध्यक्ष संदीप गोयल और उनके कार्यकर्ताओं को रोके जाने के बाद जिला अध्यक्ष नाराज हो गए, जिसके बाद उन्होंने वहां हंगामा कर दिया। जिला अध्यक्ष का आरोप है कि सीएम के कार्यक्रम में जानबूझकर उन्हें रोका जाता है। वहीं राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत शिक्षा अधिकारियों के साथ फिनलैंड और स्विट्जरलैंड की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। आपको बता दें कि 11 मार्च को शिक्षा मंत्री दोनों देशों के 4 दिन के दौरे पर रवाना हो गए, जहां राज्य के अधिकारी यूरोपीय शिक्षा प्रणाली को समझेंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने तंज कसते हुए कहा कि राज्य में शिक्षा की हालत बद से बदतर है। एक तरफ शिक्षा मंत्री विदेश शिक्षा प्रणाली को लागू करने की बात कर रहे हैं, वहीं राज्य के मैदानी क्षेत्रों में स्कूल जर्जर पड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पहले शिक्षा का बुनियादी ढांचा ठीक करें, फिर विदेश की शिक्षा प्रणाली को यहां लाएं। देखिए, शिक्षा की हालत वर्तमान में उत्तराखंड में बहुत खराब है। तमाम जो है प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल जो है बंद हो रहे हैं, और 1-2 की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में जो है बंद हो रहे हैं। स्कूलों में जो है भवन बहुत जर्जर हालत में है, और वहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए फर्नीचर नहीं है, वहाँ पर जो है उनके लिए शौचालय नहीं है, और तमाम मूलभूत सुविधाएं जो बच्चों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। समय पे किताबें उनको नहीं मिलती। इससे ज्यादा और क्या होगा। और अटल उत्कृष्ट विद्यालय जो बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ, बहुत प्रचार प्रसार के साथ सरकार ने शुरू किए थे, उनका पिछले साल रिजल्ट क्या रहा वो किसी से छुपा नहीं है। पूरे देश में सीए लागू कर दिया गया है, जिसमें दूसरे देशों के लोगों को भी भारत की नागरिकता मिल सकती है, जिस पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी के नेताओं की माने तो उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, और जिस तरीके से आज पूरे देश में सीए लागू किया गया है उसका वो स्वागत करते हैं। लेकिन वही विपक्ष इस पर हंगामा कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सीएए लागू करना खासकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कहीं ना कहीं बीजेपी का तुष्टीकरण दिखाता है, क्योंकि बीजेपी के पास 10 साल रहे, लेकिन उन 10 सालों में बीजेपी ने सीएए लागू नहीं किया। आखिर चुनाव के समय ही बीजेपी को सीएए की याद क्यों आई? ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है। कि चुनाव से पहले हम सीएए लागू करेंगे, और सीएए लागू हो गया है। उसके लिए मैं अमित शाह जी को, मोदी जी को, नेतृत्व को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जो लोग हल्ला मचा रहे थे कि सीएए लागू होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कहीं किसी ने परिंदा तक कहीं नहीं हिला। ये ऐसा कुछ चल रहा है, और इसका लाभ देश के आम नागरिक को मिलेगा। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई होगी, पर मेरा ये कहना है कि टाइमिंग को लेकर कांग्रेस को थोड़ा संशय है, क्योंकि हम ये मानते हैं पोलराइजेशन ऑफ वोट की नीयत से ये कानून लाया गया है, और इलेक्शन में डर का वातावरण पैदा करने की भी नीयत थी। अगर बीजेपी इतनी इसके लिए गंभीर थी तो उनका जो समय था 10 साल का उनका कार्यकाल रहा, 10 साल में इसको प्रायोरिटी क्यों नहीं दी गई? 2019 में तो मैनिफेस्टो में भी रखा था, 2019 से 2024 आ गया, 24 में भी चुनाव जब मुहाने पे खड़ा है तब इसको लेके आए हैं। इससे इनकी नीयत पे हमको शंका है, और क्या इसके अंदर ये चीज़ें और ऐड करेंगे या घटाएंगे वो देखने वाली बात है। लोकसभा में उनके मुद्दों के साथ चुनाव में जाएंगे, वो क्या बोलेंगे कि हमने युवाओं को रोजगार कितना दिया, हमने महंगाई कितनी कम करी, हमारे उसमें भ्रष्टाचार कितना कम हुआ। तो ये सब मुद्दों से भटकाने के लिए उन्होंने जो ये अभी सीए लागू करा, उसका केवल एक कारण वही है कि आपको जो मुद्दों से लोगों को भटका के इस पे जाना है। मेरे को लगता है कि भारत को लाभ मिलेगा अगर हम वहाँ के जो बच्चे हैं उनके रोजगार की बात करेंगे। अगर भारत को लाभ मिलेगा जब हम महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न अत्याचार बढ़ रहे हैं वो उसकी बात करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की बात करेंगे, शिक्षकों की बात करेंगे। हमारे पास जो मुद्दे होने चाहिए, हमारे देश के आने वाले जो भविष्य है उनके लिए हम क्या काम कर सकते हैं वो होने चाहिए, उसी से हमारे देश को फायदा मिल सकता है।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक बूथ पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हम मैदानी जिलों के प्रत्येक बूथ पर पिछले चुनाव से 370 से ज्यादा वोट प्राप्त करने का लक्ष्य रख रहे हैं, जो हमारे नेता श्याम प्रसाद मुखर्जी को हमारी श्रद्धांजलि होगी। इसके साथ ही जिन बूथों पर हमने पिछले चुनाव में सर्वाधिक वोट प्राप्त किए थे, उन बूथों पर हम इस बार 10% ज्यादा वोट हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, जिसकी कार्य योजना बूथ सशक्तिकरण के विषयों को लेकर हम शक्ति केंद्रों की बैठक में बनाने जा रहे हैं। देखिए, हमने इस बार तय किया है कि मैदानी क्षेत्रों के अंदर हमको जितना पिछला पोल हुआ उसमें 370 अतिरिक्त मत हम और प्राप्त करेंगे। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने का हमारा केंद्रित लक्ष्य है। ऐसे बूथ पे जहां हमको सर्वाधिक वोट पड़ गया तो वहां 10% अधिक मत हमको प्राप्त हो, इसकी हमने रचना बनाई है। बूथ सशक्तिकरण के विषय को लेकर शक्ति केंद्रों की बैठकों में इन विषयों को। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर गढ़वाल से है, जहां कांग्रेस पार्टी की ओर से गढ़वाल संसदीय सीट से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को टिकट दिया गया है, जिसके बाद जिला कांग्रेस कार्यालय में मिठाइयां बांटी गई और जश्न मनाया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने बताया कि कांग्रेस हाईकमान ने गणेश गोदियाल को प्रत्याशी पद के लिए चुना है, जिससे सभी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से बीजेपी राज्य में बेरोजगारी बढ़ाने, अंकिता भंडारी को न्याय न देने समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार सकारात्मक फैसले लेकर नहीं आई है, जो कांग्रेस जीत कर पूरे करेगी। कि किस तरह से हर आदमी की उम्मीद, हर कांग्रेस कार्यकर्ता की उम्मीद है कि एक सच्चे ईमानदार आदमी को यहाँ पर हमें जो है सांसद बनाना है। तो उस क्रम में जिस तरह से गणेश गोदियाल जी को यहाँ पर पार्टी के द्वारा लोकसभा गढ़वाल की दावेदारी दी गई है, तो एक मैं कहता हूँ सराहनीय कदम ये हमारी पार्टी का है। और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो देखने लायक है, क्योंकि कार्यकर्ता काफ़ी समय से बहुत हताश था, निराश था, और कार्यकर्ता के मन में ये था कि सबसे पहले हमारे पास कैंडिडेट फेस होना चाहिए, और कैंडिडेट का जो चयन हुआ है वो निश्चित रूप से जो है सराहनीय है। और निश्चित रूप से 2024 का चुनाव हम लोग जो है बहुत अच्छे मार्जिन से इसे निकालने की पूरी प्रयास। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन प्रत्याशियों को हमने मैदान में उतारा है उनको किसी उम्मीद से उतारा गया है। हमें इस बात की खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने स्वच्छ छवि के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। साथ ही उन्होंने कहा कि टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला, पौड़ी लोकसभा सीट से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रत्याशी गणेश गोदियाल मैदान में उतारे गए हैं। साथ ही अल्मोड़ा संसदीय सीट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा को लेकर वहां खासी नाराजगी लोगों में है। ने तीनों प्रत्याशी हमारे चुने हैं, उससे कार्यकर्ता में काफी उत्साह है। गणेश गोदियाल जी सर्वे में भी सर्वाधिक मतों से आगे थे और बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और CWC के मेंबर हैं। तो एक बड़ा कद उनका है और मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने पार्टी हाईकमान के निर्णय का, फैसले का स्वागत किया है। और ऐसे में जब लोग एक नैरेटिव सेट कर रहे थे कि पार्टी के बड़े नेता लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उस समय गणेश गोदियाल जी ने आगे बढ़कर इस चुनौती को स्वीकार किया है। और मुद्दे बहुत हैं, उन्होंने जैसे अग्निवीर की बात कही, अंकिता भंडारी VIP केस की बात कही, जोशीमठ का शय है, वहाँ चमोली जिले में 17 लोगों की करंट लगने से मृत्यु हुई है, जो इस सरकार का फेलियर था। केदारनाथ में सोने की चोरी पे अभी तक कोई जांच नहीं बैठी है। हमारे नौजवान नवयुवती पर लाठीचार्ज हुआ, 307 लगाने की कोशिश की गई, SSC भर्ती घोटाला है, पटवारी पेपर लिए गए। सारे मुद्दों को लेकर गोदियाल जी लगातार पार्टी के साथ सक्रिय थे। कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपने 3 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन कर दिया है। टिहरी सीट से जोत सिंह गुनसोला, पौड़ी सीट से गणेश गोदियाल और अल्मोड़ा सीट से प्रदीप टम्टा को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आज टिहरी और पौड़ी के उम्मीदवारों का
पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गणेश गोंदियाल ने कहा कि प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दों पर पार्टी जनता के बीच जा रही है, जिसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड, पेपर लीक मामला, भर्ती घोटाला समेत कई मुद्दों को उठाने का काम किया जाएगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि तीनों सीटों पर पार्टी के जुझारू नेताओं को उतारा गया है, जो जनता के बीच बीजेपी के नाकामियों को रखने का काम करेंगे। तीनों लोकसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह देखने को मिला। मैं स्वयं इस बात से बहुत उत्साह का संचार मुझ में हुआ है कि कल जैसे ही गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से मेरा नाम आया, तमाम चाहे बद्रीनाथ क्षेत्र हो, वहां से लेकर रामनगर तक और कोटद्वार से लेकर यहाँ नरेंद्र नगर और देवप्रयाग और तमाम पौड़ी के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां से कार्यकर्ताओं का इस रूप में संदेश न आया हो कि हम पूरी तरह से तैयार। वहीं उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से गणेश गोंदियाल को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं इसी सिलसिले में गणेश गोंदियाल से बातचीत की इंडिया वॉइस संवाददाता अभय कैंतुरा ने। चुनाव की बेला में उत्तराखंड कांग्रेस की 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। पौड़ी लोकसभा सीट से हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज पार्टी हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव को लेकर आपको दी है, किस रूप में? ये मेरा सौभाग्य है कि सभी हमारे सम्मानित कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुसार और गढ़वाल की महान जनता के जो विचार थे उनको दृष्टिगत रखते हुए पार्टी के हाईकमान ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। मैं पार्टी के उस विश्वास को और जनता के उस उम्मीद को जिंदा रखने के लिए, उस विश्वास को कायम रखने के लिए मैं अपने मन, कर्म और वचन से हमेशा अनवरत, बिल्कुल तत्परता के साथ, पूरी शक्ति के साथ प्रयास करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की महान जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। सर, उत्तराखंड की 5 सीटों में से पौड़ी लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट रहती है, सबकी निगाह इस सीट पर टिकी रहती है क्योंकि 3 मुख्यमंत्री भी ये सीट दे चुकी है। इस बार आपके जो पूर्व में जो दावेदार थे वो भी छोड़ के चले गए, क्या कुछ कहिए सर? देखिए, जहाँ तक हॉट और कोल्ड की बात है, मैं नहीं समझता कि कोई हॉट और कोई कोल्ड सीट होती है। सब सीटें हॉट होती हैं, सब सीटों में लोग जीतने के लिए लड़ते हैं, सभी लोग जीतने के लिए लड़ते हैं और उसके बाद जनता जिसको आशीर्वाद देती है उसको विजयी घोषित किया जाता है। तो ऐसा नहीं है। जहाँ तक प्रश्न है कि जो ये निश्चित रूप में ये हमारे लिए, मैंने उस दिन भी कहा और आज भी कहना चाहता हूँ कि ये थोड़ा हमें मायूस करने वाली बात थी कि जिनको हमने 5 साल तक कोशिश की कि भाई ये चुनाव लड़ें, वो अंतिम समय में आज हमारे बीच, हमारी पार्टी में नहीं रहे, तो थोड़ा था। लेकिन उससे हमारे कार्यकर्ताओं में और दुगना जोश आया कि भाई ऐसे कैसे लोग मतलब अंतिम समय में पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता उससे और ज़्यादा जोशीले हुए और आप देखना उसका परिणाम अभी आपको चुनाव में नजर आए। एक ऐसे सवाल, पौड़ी लोकसभा सीट के लोगों से क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ हुई लेकिन उतना जब विकास हुआ उतनी चीज़ें वहाँ नहीं हो पाई। मेरा पौड़ी लोकसभा की सम्मानित जनता से ये वादा है कि जो मैंने अभी कहा कि मन, कर्म और वचन से मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। वो कोई भी ऐसा मुद्दा हो, मेरी दृष्टि में हमारे लोकसभा क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो हमारी बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा हो, वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, उपनल के कर्मचारियों का मुद्दा हो, या संविदा पे भोजन माताएं, महिला सशक्तिकरण के तहत सरकार की जो इस प्रकार की योजनाएं हैं कि लखपति बहनें बोलते हैं, कर्जा दे रहे हैं और बोलते हैं लखपति। लखपति बहनें नहीं बल्कि इन्होंने तो कर्जवती बहनें बना दी। तो इन सब चीज़ों को हम जनता के बीच ले जाएंगे और इनका निराकरण बताएंगे। लोग हमें आशीर्वाद देंगे, इसका निराकरण करेंगे। सिर्फ प्रॉब्लम उठाना कोई बात नहीं है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके हाथ में होना चाहिए और उस सॉल्यूशन के लिए जनता का आशीर्वाद मिलना बहुत आवश्यक है। सॉल्यूशन हम करेंगे। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। गणेश गोंदियाल जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो पौड़ी की जो जनता है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे और पार्टी ने जो भरोसा दिखाया है उस भरोसे पे भी खरे उतरेंगे। कांग्रेस ने उत्तराखंड की
3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जहां टिहरी लोकसभा सीट से जोत सिंह गुनसोला प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित है और 10 साल से टिहरी लोकसभा में जो जीत का सुख पड़ा है उसे खत्म करने की तैयारी कर रहा है। जोत सिंह गुनसोला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। उत्तराखंड की 5 में से 3 लोकसभा सीटों में प्रत्याशी घोषित कर दी। टिहरी लोकसभा सीट से हमारे साथ है कांग्रेस के प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला जी। हराकत है पार्टी में, तो बातचीत करेंगे। सर, पार्टी ने बड़ा भरोसा करके आपको दिया है, बड़ा मंथन आपकी सीट पर हुआ है और आपके सामने चुनौती बड़ी है कार्रवाई सांसद। मैं पार्टी हाईकमान का, प्रदेश नेतृत्व का और तमाम साथियों का जो है मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और मैं प्रदेश की जनता को, इस टिहरी लोकसभा क्षेत्र की जनता को भरोसा दिलाता हूं कि मैं कांग्रेस के निर्णय पर खरा उतरूंगा और पूरी ताकत के साथ जो है इस 10 साल के सूखे को खत्म करेंगे। मुकाबला आपके सामने उस पार्टी से है जो इस समय देश दुनिया की बड़ी पार्टी है, धन बल का भी बड़े कह सकते हैं। कैसे मुकाबला करेंगे उन सब चीजों से? क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जाएंगे? जी, मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट हैं। राहुल गांधी ने एक 5 सूत्री न्याय यात्रा निकाली है और वो मुद्दा पूरे देश में गुंजायमान है और वो रास्ता एक ऐसा है कि न्याय, सामाजिक न्याय की बात की जा रही है, आर्थिक न्याय की बात की जा रही है, राजनीतिक न्याय की बात की जा रही है और ये मुद्दा घर घर तक पहुंच चुका है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि सत्ताधारी पार्टी अपने को दाएं बाएं भ्रम जाल में फैलाने की कोशिश कर रही है। चुनाव अभी हुआ नहीं है, 400 पार हो चुके हैं। अब 400 पार कौन दे रहा है, कौन कर गया, हमें नहीं पता और अब उनको भी दोबारा सोचना पड़ रहा है कि हमने गलती से 400 पार कर दिया। हमने कहा 400 पार नहीं, देश से ही बाहर है। कार्यकर्ताओं को क्या कुछ कहेंगे ताकि कांग्रेस एकजुट हो सके और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मेरा नम्र निवेदन है कि हम सब लोग अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर जो है इस समय इस परिवर्तन की लहर में अपना योगदान दें और बढ़ चढ़कर कांग्रेस के लिए काम करें, यही मेरी अपील है। ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है, साथ ही जो 10 साल का सूखा टिहरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस का रहा उस सूखे को खत्म करेंगे और एक बार जीत के लेकर कांग्रेस की उस आवाज को, जनता की उस आवाज को संसद में उठाने का काम उनके तरफ से किया जाएगा। कैमरामैन साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज। इसी के साथ देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया वॉइस।